हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। 10 क्वेश्चन लाया हूँ फिर से, आपको खुद ही करने हैं सारे के सारे। टाइम लो जितना लगता है, लेकिन कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओ। शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ वीट। क्वांटिटी पता है कि उसने वीट कितनी खरीदी, देखते हैं इसका यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ का यूज़ हो ही हो, कुछ ऐसे ही होती है। 20% of it was sold at 25% लॉस। जितनी भी वीट थी उसका 20% 25% लॉस पे बेचा गया। तो पूछ रहे हैं एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट। बची हुई वीट वो कितने परसेंट गेन पे बेचे ताकि उसको पूरी ट्रांजैक्शन पे 25% का फ़ायदा हो। पूरी ट्रांजैक्शन पे 25% का फ़ायदा। होल पे पता आपको कितना करवाना है, एक हिस्से का भी पता है, दूसरे हिस्से का निकालना है। एलिगेशन लगाएंगे। पूरे पे कितना गेन करवाना है 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा। पहले 25% का लॉस हुआ तो माइनस की साइन रहेगी। ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो पता होनी चाहिए, तभी हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे बेचा गया था 20%, तो यहाँ ज़रूर 80% होगा। कुल मिला के तो 100% ही चीज़ होती है ना कुछ। मुझे उस 120 से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 20% सेल हुई है वीट, तो पीछे 80% ही बची थी, वही सेल होगी। यहाँ रेशो लिखा जाता है जो ऊपर रेशो बन रहा होता है। तो क्या ऊपर रेशो 1:4 का नहीं बन रहा? देखो परसेंट से परसेंट तो घट ही जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 1:4 का रेशो बन रहा है ना, तो यहाँ भी 1:4 आएगा। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये इन दोनों के बीच में रेंज करती है, कर भी रही है। -25 से बड़ी है और इससे छोटी होगी। अब -25 से ये बड़ी वैल्यू है ना, तो इसमें से इसको माइनस होना है। 25 में से ये चीज़ माइनस होगी, तो कर लेते हैं 25 माइनस -25 विच इज़ इक्वल टू 25 + 25 बराबर 50। तो यहाँ पे आना चाहिए था 50, क्योंकि इसमें से ये माइनस करके जो वैल्यू आती है वो यहीं तो लिखी जाती है। दैट मीन्स 4 की वैल्यू 50 है। 4 की वैल्यू 50 है तो हमें 1 की वैल्यू पता करनी है, कर लेंगे। 4 की वैल्यू 50, 2 के टेबल से काट लो, 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा, 2 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25/2, 25/2 कितनी होती है 12.5। 1 की वैल्यू 12.5 आ गई। दैट मीन्स यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 12.5 होना चाहिए। लिख देते हैं 12.5। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू 25 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी, तो नेक्स्ट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 25। ग्रेटर तभी पॉसिबल है जब इन दोनों को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ। तो 25 और 12.5 इज़ 37.5, और 37.5 हमारा सी ऑप्शन। आई एम श्योर अगर आपको एलिगेशन यहाँ स्ट्राइक कर गई तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी और तरीके से लगे हो तो टाइम लगेगा। एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर सच क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन देखो, द रेशोज ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर और जिंक का रेशो दो एलॉयज़ में, एलॉय ए और एलॉय बी में क्या क्या है, 3:4 और 5:9। दो एलॉय हैं, कॉपर और जिंक का एलॉय है, दोनों में रेशो बताइए कॉपर और जिंक की। दोनों एलॉयज़ में से कुछ हिस्सा लिया गया, किस हिस्से में लिए गए हैं, 2:3 के रेशो में। मतलब पहले एलॉय के 2 हिस्से लिए गए हैं, दूसरे एलॉय के 3। मतलब अगर पहला आप 2 लोगे तो दूसरा 3 लेना है, पहला 20 लोगे तो दूसरा 30 लेना। मतलब इस रेशो में उठाना है दोनों एलॉयज़ को और फिर मिक्स कर देना है ना, एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय सी। एक नया एलॉय बन जाएगा जब दोनों में से चीज़ें उठाओगे आप। वही पूछा है कि जो तीसरा एलॉय बना सी, उसमें कॉपर और जिंक का क्या रेशो रहेगा। तो एलिगेशन से हो तो जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी एलिगेशन लगाते टाइम, कि आप यहाँ तो कॉपर पे लगाओगे या जिंक पे लगाओगे, दोनों पे तो नहीं पॉसिबल। सपोज़ कॉपर पे लगाते हो तो पहले में कॉपर कितना है 3/7, क्योंकि अगर टोटल में एलॉय देखूँ तो ये 7 बनेगा, तो कॉपर बन जाएगा 3/7। दूसरे एलॉय में कॉपर कितना बनेगा 5/14। तो चीज़ें फ्रैक्शन में आएंगी कि नहीं, तो इधर 3/7 आएगा, इधर 5/14 आएगा, और बीच वाली वैल्यू मिसिंग है। जब बीच वाली वैल्यू मिसिंग होती है तो फिर नीचे वालों का सम बराबर ऊपर वालों का डिफरेंस। चीज़ें फ्रैक्शन में है तो प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको एलिगेशन से भी अच्छा मेथड बताता हूँ ये क्वेश्चन करने का। क्या करना है आपको,
कि सबसे पहले तो रेशो लिखो कि ये एलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशो है और एलॉय बी में कॉपर और जिंक का रेशो है 5:9। हमें ये दोनों एलॉयज़ किस रेशो में लेने हैं? 2:3 की रेशो में लेने हैं। ये दोनों एलॉयज़ लेने हैं 2:3 की रेशो में। बस इसी चीज़ का यूज़ करके बन जाएगी बात। इस टाइम पे ये एलॉय कितने हिस्से हैं? 7 है ना, 4 और 3 7, और ये कितना है? 9 और 5 14। तो फिलहाल तो ये 1:2 की रेशो में है। 7:14 क्या होता है? 1:2। मुझे चाहिए 2:3। 2:3 बनाने का सबसे इजी मेथड क्या है कि दोनों को पहले सेम करो। दोनों को पहले क्या करो? सेम। ये 14 है तो क्या ये भी 14 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, डबल करके, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करके ये भी 14 बन जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6:8। क्या अब ये दोनों 14 बन गए कि नहीं? ये एलॉय भी 14 हिस्से हो गया, ये एलॉय भी 14 हिस्से हो गया। कितनी रेशो बनानी है? 2:3। तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली 2:3 बन जाएगी। इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। पहले क्या करो? सेम करो। इजीली सेम कर लिया, वो 14 था, ये भी 14 बना लिया। और फिर जो रेशो अचीव कर रही है उन नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 2 चाहिए था तो 2 से कर दिया, ये 3 चाहिए था 3 से कर दिया। तो दोनों को 2 से करेंगे, 6 को 2 से करोगे 12 हो जाएगा, 8 को 2 से करोगे 16 हो जाएगा, 5 को 3 से करोगे 15 हो जाएगा, और 9 को 3 से करोगे 27 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? कॉपर और जिंक का रेशो नए वाले में। तो नया एलॉय कैसे बना? जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो ये सारे कंटेंट मिक्स करने हैं एक नए वेसल में, जिसको हमने सी नाम दिया है। तो देखो कॉपर कितना हो जाएगा? 15 कॉपर यहाँ पे है, 12 कॉपर यहाँ पे है, 15 और 12 कॉपर हो जाएगा 27। जिंक कितना हो जाएगा? 16 और 27 43। सो 27:43 इज़ योर डी ऑप्शन। इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता। अगर आप एलिगेशन लगाते ना तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। मैं लगा के थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको कि आपको मेरे पे विश्वास हो जाए, लेकिन वैसे ये मेथड सबसे बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दो एलॉयज़ को मिक्स किया जा रहा है और हमें रेशो पता है कि किस रेशो में मिक्स करना दोनों एलॉयज़ को। तो सबसे पहले दोनों को सेम बनाओ और फिर जो रेशो बोली है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपर कितना हो गया 15 और 12 27, जिंक कितना हो गया 16 और 27 43। आपसे परसेंटेज पूछ लेता कि बताओ नए एलॉय में जिंक की परसेंटेज कितनी है, तो 43/70 × 100, क्योंकि कुल मिला के तो ये 70 बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो। अब एलिगेशन लगा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगती है एक कंपोनेंट पे, चाहे कॉपर पे लगा लो चाहे जिंक पे लगा लो। छोटी वैल्यूज़ किसकी है? कॉपर की, तो कॉपर पे लगा लेते हैं, ठीक है। एलॉय ए में कॉपर कितना है? 3/7। एलॉय बी में कॉपर कितना है? 5/14। एलॉय सी की हमें कोई जानकारी नहीं है और किस रेशो में मिक्स किया है? 2:3। कुछ ऐसा फ्रेम बनेगा। फिर क्या करना होता है जी? जब ये वैल्यू मिसिंग हो तो इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 14 दिख रहा है तो यहाँ भी 14 कर लेंगे, तो ये 6/14 बन जाएगा। बना लेते हैं 6/14। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6/14 - 5/14 1/14, और इन दोनों का सम कितना होगा? 5। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 1/14, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/70, क्योंकि 5 नीचे जाएगा तो 1/70 आ जाएगी 1 की वैल्यू। मुझे कितने की चाहिए? 2 की, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2/70, और 3 की कितनी हो जाएगी? 3/70। अब चीज़ें कंपेरेबल तभी बनेंगी जब इनका डिनोमिनेटर भी 70-70 होगा, तभी तो मुझे आइडिया होगा कौन बड़ा कौन छोटा है, कैसे यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो इनके डिनोमिनेटर भी 70-70 बना लो, कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है? जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है उससे इसको भी करना है। तो 14 × 570 होता है, तो इधर भी 5 से किया है ना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके कोई नुकसान तो है नहीं, इधर भी कर लो। तो कॉपर कितना हो जाएगा आपका? 30/70, और यहाँ पे कॉपर कितना हो जाएगा? 25/70, 5 से 25, और यहाँ हो जाएगा 30/70। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है
25 से बड़ी होगी और 30 से छोटी होगी, क्योंकि ये वैल्यू बीच में रेंज करनी चाहिए। तो 25 से बड़ी बनाने के लिए ये जो चीज़ है ये इसमें ऐड करनी पड़ेगी। मैं ऐड वाला प्रेफर करता हूँ, चाहो तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट भी कर लो। देखो अपॉन 70 से फ़ायदा होगा कि आप 70 भूल भी सकते हो, क्योंकि आपको 25 और 2 ये ऐड करने हैं। ये वैल्यू 25 से बड़ी होनी चाहिए ना, इस पे सिर्फ कंसंट्रेट करो 25 और 30 पे। तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 30। तो 25 से बड़ी बनाने के लिए इन दोनों को ऐड ही तो करना पड़ेगा। तो 25 + 2 दिस वैल्यू विल बी 27/70। और ये है क्या? कॉपर। कॉपर पे एलिगेशन लगा रहे हो तो कॉपर ही निकलेगा। तो मुझे पता चल गया नए एलॉय में कॉपर कितना होगा 27, और वो एलॉय पूरा का पूरा कितना होगा 70। तो जिंक निकालना कोई मुश्किल काम होगा? अगर मैं 70 में से 27 माइनस कर दूँ, मतलब टोटल में से कॉपर माइनस कर दूँ, जिंक ही निकलेगा। सो दिस इज़ योर कॉपर, दिस इज़ योर जिंक। स्टिल कितना आएगा? 27:43। लेकिन यहाँ मेहनत ज़्यादा है कि नहीं? यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने पड़ रहे हैं, फिर प्लस माइनस की में दिक्कत है। वो मेथड बेटर था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये मत सोचो कि हर जगह एलिगेशन ही लगानी है। यू हैव टू हैव मोर देन वन मेथड। मतलब आपको एक पर्टिकुलर मेथड आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको अप्लाई करके देखो कि क्या किसी हार्ड क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे मैंने आपको एलिगेशन लगा दी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगा सकता, बट एग्ज़ाम में मुझे टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए जो वहाँ बेस्ट अप्रोच होगी वो लगानी है। और आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा इसको कैसे करना है? यहीं से मेरे को समझ आ गई थी कि जब कॉपर मैंने देखा 3/7 और वहाँ देखा 5/14, तो समझ आना चाहिए कि यहाँ चीज़ें फ्रैक्शन में हैं। और अगर फ्रैक्शंस को एलिमिनेट भी करूँ तो कुछ हद तक कर सकता हूँ ना, यहाँ बच जाऊँगा लेकिन आगे आ जाएगी। तो इतना नहीं बच सकते आप फ्रैक्शन से। जिस क्वेश्चन में है सेम वगैरह करके भी देखो लंबा गया मेथड। सो पिछले मेथड पे स्टिक करो, इसको मत लगाना ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन की टाइप देख ली ना आपने कि आपको कॉपर और मतलब जो भी होंगे एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं कॉपर और जिंक को, 2 एलॉयज़ होंगे, उनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी उनका रेशो पता होगा। ये पता होगा कि दोनों एलॉयज़ को किस रेशो में मिक्स किया है। ये कभी 2:3 होगा, कभी 5:7 होगा, कभी 1:1 भी होता है। 1:1 हो तो बहुत बढ़िया, फिर तो दोनों को सिर्फ सेम ही करना है। और फिर मिला के कुछ नया एलॉय बनाना होता है। तो बस मैंने कहा आपको कि पहले सेम करो और फिर जो रेशो दिया उनसे मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर मिल जाएगा बिना कोई मेहनत किए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ये मैंने टाइप नहीं पढ़ाई है आपको, लेकिन स्टिल आप ट्राई करना कि क्या आप ये कर सकते हो, कुछ आपको नई टाइप दिख जाए एग्ज़ाम में। सोल्यूशन देखो, इसमें क्या है कि ए और बी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ए ने एक्स से वाई की तरफ जाना है और बी ने वाई से एक्स की तरफ आना है। ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। ए जो है वो इस तरफ से जा रहा है और बी जो है वो उस तरफ से आ रहा है ना, वो वाई से एक्स की तरफ आ रहा है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी ना कभी तो क्रॉस करेंगे। मान लो ए यहाँ पहुँचा था और ये यहाँ पहुँचा था। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इनको कितना कितना समय लगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने में, वो बताया। जैसे ए का कितना डिस्टेंस बचा था, सिर्फ इतना सा, क्योंकि ए को वाई तक जाना है ना, यहाँ से निकला हुआ है और जाएगा वाई तक। ये टाइम पता है मुझे कि कितना टाइम लगा ए को, 6/1/8 आवर्स कितने होते हैं, खैर इधर 6/1/8 ही लिख लो। और बी को कितना समय लगा एक्स तक पहुँचने में, बी को लगे 8 घंटे। तो मुझे ये वाला टाइम और ये वाला टाइम पता है, 2 टाइम पता है मुझे, और मुझे बी की स्पीड भी पता है, मेरे से ए की स्पीड पूछी है। तो जब भी 2 लोग एक दूसरे की डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद एक दूसरे के घर की तरफ जा रहे हो, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है। सीधा याद रखना आपको, ये टाइप जैसे दिखी कि एक दूसरे के घर की तरफ जा रहे हैं, जैसे एक्स वाला बंदा वाई वाली साइड जा रहा है और वाई वाला एक्स की तरफ जा रहा है। मतलब यह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुकोगे कि एक दूसरे से मिलने नहीं आ रहे थे, एक दूसरे के डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। तो ये वाला टाइम पता हो और स्पीड का रेशो पता हो तो ईजिली काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है बताता हूँ। S1/S2 इज इक्वल टू √ऑफ, देखो ये डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं, चाहे x से y पे जाओ चाहे y से x पे जाओ, डिस्टेंस तो सेम है। और जब डिस्टेंस सेम हो तो जो रेशो स्पीड का होता है वही रेशो टाइम का होता है, सॉरी इन्वर्स रेशो होता है। जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है।
मतलब 1 के सामने 1 नहीं आएगा, 2 के सामने 2 नहीं आएगा, वैसा ही है। क्रॉस में आ रहे हैं कि नहीं, अगर स्पीड ऑफ फर्स्ट ऊपर है तो टाइम ऑफ फर्स्ट नीचे है, बस अंडर रूट लगाना इस टाइप में। आमतौर पे अंडर रूट नहीं होता, सिर्फ रेशो इन्वर्ट करना होता है, लेकिन इस टाइप में अंडर रूट आता है। इसका प्रूफ भी है बट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, टाइप पहचानी और हमें ये पता होना चाहिए ये रिजल्ट। बस अब वैल्यूज़ डालनी है। स्पीड ऑफ ए नहीं पता, स्पीड ऑफ बी दी हुई है 28, तो यहाँ 28 आ जाएगा। बी को टाइम कितना लगा था, बी को टाइम लगा था 8 घंटे, यहाँ 8 आ जाएगा। और ए को टाइम कितना लगा था, 6 8 + 49 + 1 49/8, यहाँ 49/8 आ जाएगा। सो S1/28 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। पूरा स्टेप ही कर देता हूँ, 8 × 8/49 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64/49। आपको पता है 64 किसका रूट है, 8 का, और 49 किसका, 7 का, विच इज़ इक्वल टू 8/7। S1/28 इज इक्वल टू 8/7। 7 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 28। 7 की वैल्यू 28 दिख रही है कि नहीं, कैसे बनी, 7 का 28 कैसे बनता है, × 4। तो जो 8 की वैल्यू होगी वो भी कैसे बनेगी, अगर नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो ऊपर वाले को भी तो 4 से करना है। तो 8 4 सा S1 कितना आ जाएगा, 32 km/h इज़ योर आंसर। ये कैलकुलेशन आप कैसे भी कर लो, मेरे को ये सीधा दिख रहा है कि 7 की वैल्यू 28 है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 4 सा 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आंसर। अदरवाइज़ आप उसको इधर आगे पीछे भेज के S1 की वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट फॉर्मूला याद रखो, S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1, और वो टाइम कौन सा होना चाहिए, क्रॉस करने के बाद वाला, पहले वाला नहीं। पहले वाला तो दोनों का सेम होगा, जब एक दूसरे की तरफ आते हो तो आपको टाइम तो सेम ही लगता है, मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है। तो मीटिंग टाइम यहाँ पूछा नहीं था, हम वो भी निकाल सकते हैं। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ T1 × T2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट में रखेंगे, मीटिंग टाइम भी निकाल देंगे। खैर मीटिंग टाइम हमसे पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में। मीटिंग टाइम कौन सा टाइम होता है कि ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय ले रहा है और ये बंदा यहाँ से यहाँ, किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे, दोनों जो है बराबर डिस्टेंस नहीं तय करके आए होंगे, लेकिन निकले तो घर से सेम टाइम पे होंगे 10 बजे, तो मान लो 1 बजे मिले, तो 3 घंटे ट्रैवल किया दोनों ने, तो मीटिंग टाइम दोनों का सेम होता है। तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट ऑफ T1 × T2। इस टाइप के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, स्पेशली फॉर दिस टाइप। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि मीटिंग टाइम कैसे निकालना है और स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा। मीटिंग टाइम ये वाला टाइम होता है, और जो T1 और T2 है वो ये वाले टाइम होते हैं कि एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे जाने में बाद में कितना समय लगा, क्रॉस करने के बाद। तो ये नया क्वेश्चन था, किया होगा आपने तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अभी आप सीख के होंगे। अब ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब है तो नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन नहीं बनता है आम बच्चों से। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, नहीं पता कितने का सेल किया, अगली लाइन से सोचते हैं क्या पता चल जाए। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, ये जो भी प्राइस था अगर उसको उसके 33 1/3% पे बेचा जाए, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। वो बोल रहा है अगर आपका पहले सेलिंग प्राइस 3 था, पहले अगर आपका ये वाला प्राइस 3 था तो अब आप कितने में बेचो, 1 में बेचो। ये बोला ना, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट दिस मच % ऑफ दिस प्राइस, कि पहले वाले प्राइस का इतने परसेंट का मतलब 1/3। दैट मीन्स आप ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लो 3, तो अब की बार आप अपना सेलिंग प्राइस क्या रखो, 1। यही चीज़ समझ आ रही है इससे। तो तब क्या होगा, लॉस होगा 33 1/3% का, लॉस होगा 33 1/3% का, मतलब 1/3 का। इसका भी तो यही मतलब होगा 1/3। 3 पे 1 का घाटा, 3 पे 1 का घाटा मतलब 3 का सामान कितने में बेचोगे, 3 का सामान कितने में बेचोगे, 2 में। 3 रुपये पे 1 रुपये का घाटा खाना है, तो 3 का सामान 4 में थोड़ी बेचोगे, 3 का सामान 2 में बेचोगे। 3 आपका CP होगा, CP आ जाएगा आपका 3 और SP आ जाएगा आपका 2। तभी तो आप 1 रुपये का घाटा खाओगे, आपको 1 रुपये का घाटा खाना है 3 पे, तो अगर 3 रुपये का सामान होगा तो आपको वो 2 में सेल करना है। जबकि आपने किया कितने में था,
एक में। ये कितना बोल रहा है 2, तो इसको कितना बनाओ 2। लेकिन ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 है, और ये कितना हो जाएगा 6। अब सारी चीज़ें क्वेश्चन में कनेक्टेड है। अब कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि अलग है। 6 था उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जितना होना चाहिए था, हमने कितने में बेचा था उसके 33 1/3% में, मतलब 2 रुपये में। तो तब हमें लॉस कितने का हो गया था 33 1/3% का, मतलब 3 पे 1 का घाटा। मतलब वो सामान था कितने का 3 रुपये का। इसको थोड़ा सा समझना टीडियस है, लेकिन अगर आप समझ गए तो कुछ नहीं है, परसेंटेज का ही खेल है सिर्फ। सबसे पहले 33 1/3% मतलब 1/3। इतने पे क्या करना है, सेल करना है। 3 का सामान कितने में सेल कर दो 1 में, लेकिन 3 आपको सीपी नहीं मान के चलना, क्योंकि उसने क्या बोला, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। तो ये दिस प्राइस किसकी बात कर रहा है, इस प्राइस की। और ये भी क्या था, ये भी सेलिंग प्राइस था। दैट मीन्स ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपको 3 मानना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मैंने 3 ही माना था, लेकिन अब की बार आपने 3 में नहीं बेचा, कितने में बेच दिया था 1 में बेच दिया था। पहली लाइन से तो यही समझ आया। तो आपको लॉस हो गया था इतने % का, तो मतलब 3 पे 1 का घाटा, मतलब 3 का सामान बेच दिया 2 में। ये आपको लॉजिकली सोचना है कि 3 पे 1 का घाटा मतलब 3 का सामान बेच दिया 2 में। ठीक है, मैंने 3 का सामान 2 में बेच दिया, लेकिन 2 में नहीं बेचा था, बेचा था 1 में। तो उसको भी 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 फैक्टर सेम नहीं होंगे तो फिर ये चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। ये सारी लाइन एक ही तो है, सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आप ये वाले सीपी को इसके साथ कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो कैसे, वो सीपी अलग वो अलग। तो इसे 1 का बनाना पड़ा 2। लेकिन ये जब 1 लिखा गया था तो किससे लिखा गया था, इससे 3 से लिखा गया था। तो अगर उसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन से फैक्टर कनेक्टेड है। जैसे ये इसके साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये दोनों मैंने इकट्ठे लिखे। ये मेरे को इस बात से समझ आए कि 3 पे 1 का घाटा खाना है, तो 3 का सामान 2 में बेचो। कल को अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 1 का 2 नहीं बनाते, आप बोलते मैं 2 का 1 बनाऊँगा, तो अगर आप 2 का 1 बनाते तो 3 का भी फिर 1.5 करना पड़ता। अगर इसका आधा करते तो इसका भी आधा करना पड़ता, लेकिन वो 1.5 हो जाता, चीज़ें डेसिमल में चली जाती, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया 6 रुपये, जबकि आपने कितने में सेल की थी चीज़ 2 रुपये में, और चीज़ है कितने की 3 रुपये की। सीपी पता चल गया 3 रुपये। बोल रहा है अब की बार बेचो 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे। 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 6 रुपये, इसके 60% पे सेल करो, तो वो तो डेसिमल में आएगा। क्यों ना मैं सभी के आके एक 0 लगा दूं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसको 60 कर लो, इसको 20 कर लो, इसको 30 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तो ये रेशो से ही लिखे थे, तो रेशो में जब चीज़ें होती हैं तो 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता तो 2 लगा लेता। अब इसका 60% निकालना ईजी बात है कि मुश्किल। 60 का 60% निकालना है, क्योंकि उसने बोला अब की बार सेल करो 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे, तो बताओ कितना फ़ायदा होगा। तो इसका 60% निकाल दो। 60% ऑफ 60 का ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, और उसने क्या वर्ड यूज़ किया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये वाला सेलिंग प्राइस। 60/100 इंटू 60, 10101010, 6 6 ज़ा 36। 30 का सामान कितने में सेल करो 36 में, तो 30 का सामान अगर 36 में सेल करो तो 6 रुपये का फ़ायदा होगा, 6 रुपये का फ़ायदा होगा। जेब से कितने लगा के 30 लगा के इंटू 100, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 1/5 कितना होता है 20%। 20% इज़ योर आंसर। सो मैं इसको हार्ड नहीं कहूँगा, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको परसेंटेजेस की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरा तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब लेट करके कि आप पहले से ही सेलिंग प्राइस ये वाला मान लो 120, 100 मत मानना। 100 मानोगे तो फिर उसका इतना % निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको कि 3 का मल्टीपल मानना है। 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, 3 का मल्टीपल लो, और एंड में कोशिश करो कि 0 भी लगाओ। तो मैं 120 प्रेफर करता हूँ। जब 100 ना मान पाऊँ और मुझे कोई 3 का मल्टीपल चाहिए तो आई प्रेफर 120। मैं आपको वैसे भी कर देता हूँ कि कैसे करना है। देखो यार, अरिथमेटिक का यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि क्वेश्चन करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। बड़े रेयर क्वेश्चन होंगे कि जिसमें एक ही मेथड होगा, मैक्सिमम के एक से ज़्यादा मेथड होंगे। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये याद कर लेता हूँ। यू मस्ट बी एबल टू डू दैट इन एग्ज़ाम टाइम। तो एग्ज़ाम टाइम में जो अप्रोच हिट करेगी वो लगानी पड़ेगी। वहाँ तो कोई बताने वाला नहीं आएगा ना कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वन या नहीं।
तो मान लो कि आपको ये चीज़ परसेंटेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ऐसे नहीं बना पाते हो रेशो वगैरह, तो आप इस क्वेश्चन को अदरवाइज़ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंगल अप्रोच ही वर्क करती है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि यार जो मैं लेट कर रहा हूँ ना ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, वो मैं 100 नहीं कर रहा हूँ, वो मैं 120 कर रहा हूँ। उसके पीछे की थोड़ी बहुत समझ रखनी है आपको कि मेरे को कल को इससे भी चीज़ें कटवानी है। 33 1/3% इज़ 1/3। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, लेने को मैं 100 भी ले लेता। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 120 मान लिया, लेकिन बोल रहा है 120 में नहीं बेचना, हमें बेचना है इसके 33 1/3% में। 33 1/3% मतलब 1/3। तो इसका 1/3 कितना होता है? 40। इसका 1/3 1/3 इंटू 120, 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा। बोल रहा है आप सेलिंग प्राइस कितना रखो? 40 रखो। इतना ही समझ आया? तो आपको घाटा खाना कितने का? इतने का ही, 1/3 का। 1/3 का घाटा खाने का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ 3 रुपये की है वो 2 में बेचनी है, तभी तो 1/3 का घाटा खाओगे। लॉस है, प्रॉफिट होता ना तो मैं 3 की चीज़ 2 में नहीं बेचता, 3 की चीज़ 4 में बेचता, क्योंकि आपको 3 पे 1 का लॉस करवाना तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस चाहिए 2, जबकि सेलिंग प्राइस है कितना? 40। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से, तभी तो 40 बनेगा। तो इसको भी किससे करो? 20 से, क्योंकि ये दो चीज़ें कनेक्टेड है। देखो इस बार उनको नहीं छेड़ना पड़ा, इस बार इनको छेड़ना पड़ा। ऐसा नहीं ज़रूरी कि उन्हीं को चेंज करना पड़ेगा, इस बार इनको चेंज करना बेटर ऑप्शन है। देखो 40 का 2 नहीं बनाऊंगा मैं, 40 का 2 बनाने के लिए मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड से बेटर ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई। तो ये 40 तो मैंने ये भी 40 बना लिया, 2 था ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो 2 का 40 कैसे बनता? 20 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी करो फिर, ये दो चीज़ें कनेक्टेड थी, जैसे ये दो चीज़ें कनेक्टेड थी। तो सेलिंग प्राइस आ गया 40, सेलिंग प्राइस 40। अब मैं सारा केस कंपेयर कर सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस आ गया 60, सही है, 23 से 60, ये वैल्यूज़ मैटर करती हैं। अब बोल रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 60% निकालो और उतने पे बेच दो। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 60% निकालो, तो 120 का 60%, ठीक है, 10 10 10 10 12 6 72। तो 60 का सामान कितने में बेच दो? 72 में। 60 का सामान 72 में बेचोगे, 12 का फ़ायदा। 12 का फ़ायदा जेब से 60 लगा के इंटू 100, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 1/5, 20%। तो कैसे भी करो यू आर गोइंग टू गेट आंसर 20%। लेकिन अगर 100 लेट कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये प्राइस फिर 40 नहीं लिख पाओगे, ये प्राइस आप लिखोगे फिर 100/3। 100/3 कटेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम आएगी सेम वगैरह करने में। तो थोड़ा बहुत तो आपको यूज़ करना पड़ेगा दिमाग। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, अब अभी तो आप बच्चों वाला लेवल नहीं रहा होगा आपका, आप काफ़ी देर से मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपका अभी तक थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका होगा। अब ये ट्रेन्स वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सब कुछ ही पूछ लिया होगा, मतलब जितने कंसेप्ट लग सकते हैं ना सभी लगेंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन मैं इक्वेशन से प्रेफर करता हूँ। देखो दो केस बनेंगे, पहले ट्रेन पार कर रही है प्लेटफॉर्म को और फिर कर रही है किसी आदमी को। तो दो केस बनेंगे, पहले प्लेटफॉर्म वाला बनाते हैं। प्लेटफॉर्म चलता तो नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की स्पीड तो नहीं होगी, ये तो अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होगी, तो स्पीड किसकी होगी? सिर्फ ट्रेन की। फॉर्मूला वही लगना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड सिर्फ किसकी होगी यहाँ पे? ट्रेन की। और ट्रेन की स्पीड क्या दी है? x। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लो x। डिस्टेंस में यहाँ दोनों चीज़ें आ जाएंगी, डिस्टेंस में यहाँ दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन भी आ जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ तो होती है। तो ट्रेन की लेंथ तो हमें कहीं नहीं पता, तो लेट इट बी y। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म पता है कि वो कितना है, वो है 200 मीटर का। लेकिन ये 200 किस में है? मीटर में। और बाकी चीज़ें किस में है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे या मीटर और सेकंड्स को चेंज कर लेंगे, लेकिन हमें एंड में स्पीड किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम यहाँ स्पीड को चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से।
ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ये मीटर में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपॉन टाइम, कितना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स, टाइम भी सेकंड्स में है तो मीटर सेकंड्स मीटर पर सेकंड सब सही है। ये ध्यान रखना 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। यूनिट्स मस्ट बी सेम, क्योंकि इस टाइप में और क्या ही ध्यान रखना है खुद बताओ। अब डिस्टेंस है तो दोनों डिस्टेंस ऐड ही करने थे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 और 30 कट जा रहे हैं, 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 से वहाँ मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25x इज इक्वल टू 3y प्लस 600। एक इक्वेशन ये बन रही है। अब मैन वाला केस बनाते हैं। ट्रेन तो वही है तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो सेम रहेगी। आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और आदमी चल रहा है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, ये ध्यान रखना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड अप होती है, सेम डायरेक्शन में चलो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड इस बार दो बंदों की आएगी, ट्रेन की भी और मैन की भी। ट्रेन की स्पीड में से आदमी की स्पीड माइनस करनी है। ट्रेन की स्पीड है x, आदमी की स्पीड है 6, तो x माइनस 6 हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा बता चुका हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट लिखा होता तो मैं प्लस करता। स्पीड में ध्यान रखना होता है प्लस करना कि माइनस। स्पीड प्लेटफॉर्म की तो नहीं थी तो मैंने सिर्फ ट्रेन की ली, लेकिन आदमी की तो स्पीड होगी, आदमी की लेंथ नहीं होगी, तो सिर्फ डिस्टेंस में सिर्फ, हाँ एक चीज़ ध्यान रखो, अभी भी इसको चेंज करना है तो इंटू 5/18 तो करना ही है, इज इक्वल टू डिस्टेंस में इस बार सिर्फ ट्रेन की लेंथ आएगी, और ट्रेन की लेंथ कितनी मानी है y, तो इधर सिर्फ y आएगा, और टाइम आपको दिया 20 सेकेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक 5/18 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो यहाँ भी 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा, ये यहाँ मल्टीप्लाई 9 वहाँ मल्टीप्लाई, 10 5 ज़ा 50, 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू 6 300 इज इक्वल टू 9y। दो इक्वेशनें आ चुकी हैं आपके पास, तो किसी एक की वैल्यू डालो। 25x की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। देखो 50x का क्या मतलब होता है, 50x का मतलब होता है 2 इंटू 25x, होता कि नहीं, 2 इंटू 25x इज 50x। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। 25x की जगह ये चीज़ डाल दो, सब्सटीट्यूशन मेथड, इक्वेशन तो सॉल्व ऐसे ही होती है। 2 इंटू 25x की जगह ये वैल्यू डाल दो जो इसकी है, 3y प्लस 600, 3y प्लस 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 9y। 2 इंटू 3y 6y, 2 इंटू 600 1200 माइनस 300 इज इक्वल टू 9y। 6y यहाँ से गए, 6y यहाँ से गए, 3y बचेंगे, और 1200 में से 300 गए 900, तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 900 और y की वैल्यू आ जाएगी 300। y है क्या, y है लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी होती तो 300 मीटर आंसर होता, लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पूछी हुई, उसने तो x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए वो वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, जो y की वैल्यू अभी निकली है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, x निकल जाएगा। तो 3 इंटू, यहाँ तो आपको सीधी 3y की वैल्यू चाहिए थी, तो 3y की वैल्यू सीधी 900 आ रही है, 1200 में से 300 के 900, वैसे भी देख सकते हो 900 ही आएगा, तो इधर 900 लिख लो। 900 प्लस 600 1500, 25 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, 25 60 सा होता है, नहीं आता तो 5 का टेबल से काट लो, कोई परेशानी नहीं है। 5 5 ज़ा 5 300 ज़ा 5 1 ज़ा 5 60 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 60। आप बोलोगे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट डजेंट एग्जिस्ट। शॉर्टकट हो जाता अगर आदमी चल नहीं रहा होता, अगर आदमी नहीं चल रहा होता तो मैं ये क्वेश्चन 1 मिनट में कर देता, क्योंकि फिर मैं टाइम का इस्तेमाल करता कि यहाँ 20 सेकंड लगे हैं, वहाँ 30 सेकंड लगे हैं, वहाँ 10 सेकंड ज़्यादा लगे हैं, तो मैं प्लेटफॉर्म से ट्रेन की लेंथ 2 मिनट में बता देता, 2 मिनट क्या विद इन सेकेंड्स बता देता, क्योंकि फिर वहाँ 10 सेकंड का जो अंतर है वो क्यों लगा, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म को पार किया है। आदमी की तो कोई लेंथ नहीं होती, आदमी की थोड़ी लेंथ होती है, वो तो प्लेटफॉर्म की होती है, बट क्योंकि आदमी भी चल रहा है तो मैं यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा सकता हूँ, आपको इक्वेशंस ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, और 2 वेरिएबल तो बनेंगे, 2 वेरिएबल बने और 2 इक्वेशनें बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर से देख लो, प्लेटफॉर्म वाले केस से एक इक्वेशन बनी थी,
आदमी वाले केस से एक इक्वेशन बनी थी और मैंने देखा यहाँ 50x बना था और यहाँ 25x था, तो मैंने 50x में 25x अलग कर दिया और 25x की वैल्यू डाल दी, तो हमारा y की वैल्यू आ गई। जो y की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो x निकल गया। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन भी बता सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन में और स्पीड भी बता सकता हूँ ट्रेन की, जो कि कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे ये तो मीटर पर सेकंड में आई होगी, नो, ये तो x की वैल्यू है, 5/18 से थोड़ी मल्टीप्लाई किया, वो तो सिर्फ यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करना था। हमें तो जो x की वैल्यू निकली वो किलोमीटर पर आवर में निकली है, तो ये भी फ़ायदा हो गया, अदरवाइज एंड में चेंज करना पड़ता मुझे। सो इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है मुझे। जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूँ, 10 करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।